नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज और एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक अश्लील कहानी। नग्नता में भयानक आकर्षक होता है। उसमें आदमी की सौंदर्य वृत्ति की कितनी संतुष्टि होती है और कैसे होती है, यह बात बड़े दुखद रूप से एक दिन स्पष्ट हो ही गई। अनावृत शरीर से न जाने कैसी किरणें फूटी है, कैसा उल्लास और कैसी तृप्ति उसमें होती है। एक एक रेखा का बागपन नया नया लगता है। खुला हुआ तन दूर ही सही, पर उसके रोम रोम में बसी हजारों लाखों आंखें बरबस अपनी ओर खींचती है। दिन भर थके हारे कदम, रात भर उनकी व्यवस्थाओं के विचारों से टूटा हुआ मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। सब मजबूरियों के ख्याल उस क्षण न जाने कहाँ दुबक जाते हैं। वैसा सम्मोहन, वैसी मुग्धता और प्यास कभी महसूस ही नहीं की। रूप की अनुभूति इस तरह घेर लेती है कि न आंखें मूंदते बनता है, न खोलते ही। मैंने उसे ऐसी ही विमुग्ध स्थिति में अनवरत खड़े देखा। जब वह उस प्यास से जलता होता, तब न उसके चेहरे पर तमतमाहट होती, न पशुता। बस वह देखता खड़ा रहता। कुछ देर बाद वह अपनी आंखों को बड़े जोर से मलता और वैसे ही उन पर हथेलियों पर रखे अपने बिस्तर पर आकर बैठ या लेट जाता। अपनी बर्बादी और मुसीबतों की बातें वह सिर्फ शाम को ही करता है। सुबह आँख खुलने के बाद उसके मन में बेचैनी और छटपटाहट सिर्फ महसूस की जा सकती है। सुबह वह ज़्यादा बात भी नहीं करता। बात करता भी है तो 4-4, 5-5 मिनट बाद, जैसे उसे किसी की याद आती रहती है। उसकी सब बातें अधूरी रह जाती है, यहाँ तक कि नौकरी की भी। सुबह 9 बजे तक का समय बिल्कुल उसका अपना नहीं होता। वह कमरे से बाहर नहीं जाता। कोई मिलने आ जाए तो मुझसे मना करवा देता। एक आध बार मैंने भी कहा, क्यों चंद्रनाथ, मान लो वह तुम्हारी नौकरी के लिए कोई संदेशा लेकर आया हो, तब मैं 10 बजे उससे जाकर खुशी खुशी मिल लूँगा। चंद्रनाथ सहज ही कह देता। इतनी देर में क्या बना बिगड़ा जाता है, लेकिन तुम्हें मैं कुछ भी आगे बोलने को होता तो वह संकोच में पड़ जाता। बड़ी बोदी दलील पेश करता। कुछ थोड़ा सा वक्त मेरे अपना भी होना चाहिए। दिन भर खाक छानता हूँ, रात भर दौड़ता रहता हूँ, तो कुछ देर अकेले में बैठने को मन करता है। तुम तो जानते हो कि मैं इस वक्त कहते कहते उसे अपनी बात झूठी लगने लगती। पर जिस रात के लिए आदमी मन में बेबस हो जाते हैं, उसके लिए वह बेशर्मी भी लाद देता है। ऐसा नहीं कि उसे इस बात का एहसास ना हो कि मैं उसकी हरकत नहीं जानता। पहले वह तरह तरह के बहाने बनाकर खिड़की के पास खड़ा होता था। अब खुलेआम होने लगा है और इस तरह खड़ा होता है कि बात उसकी अपनी नितांत व्यक्तिगत है। उसमें हस्तक्षेप करने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए। औरत और अफसरों के संबंध में चंद्रनाथ के एक से विचार थे, पर जब वह कुंती को देखता तो हाँ, सामने वाले मकान में रहने वाली उस सुंदर सी औरत का नाम कुंती ही है। लेकिन आपको उसके नाम से क्या मतलब? आप सिर्फ इतना जान लीजिए, कुंती की उम्र लगभग 30 वर्ष है। रंग गोरा ही नहीं, उसके गोरेपन में रेशम सी आभा है। आँखों की पुतलियाँ काली और बालों के सिरे भूरे हैं। उसके घर का जितना हिस्सा इस 2 मंजिले पर बने कमरे में दिखाई पड़ता है, उसकी सजावट में सुरुचि है।
घर देखकर उसके जीवन में सुख से सहज ही किसी को हिंसा हो सकती है। नीले पर्दों के पीछे सजे हुए कमरे बड़े ही रहस्यमय लगते हैं। रात को जब उनसे रोशनी होती और कुंती अपनी साड़ी का पल्ला कमर के लपेटे कभी उन पर्दों के पीछे से गुजरती है तो उसकी समतल चाल से फर्श पर कालीन बिछे होने का बोध होता है। वह कभी संतप्त या व्याकुल नहीं दिखाई देती। उसने कभी नज़र उठाकर इधर उधर नहीं बहसी। निगाहों में किसी को देखा हो ऐसा भी नहीं। उसके मन में कभी बादल घुमड़े और कभी बरसने से पहले उदासी छाई हो यह भी नहीं दिखाई दिया। इस खिड़की से उसके घर का नक्शा ऐसा दिखाई देता है जैसा किसी सुरंग से में बसे मकान के कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हों। यहाँ से उन ऊपर वाले कमरों के अलावा नीचे का गुसलखाना आंगन का थोड़ा सा भाग, 3/4 बरामदा और बरामदे के भीतर वाले कमरे का वह हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसमें श्रृंगार मेज रखी है। सुबह वह यही दिखाई पड़ती है, लगभग एक डेढ़ घंटे के लिए। उसके बाद भीतर वाले रहस्यमय कमरों में खो जाती है। घर में 2 पुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक उसका पति और एक सौतेला लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। कुंती के पति छोटे मोटे रईस हैं। उन्हें कपड़े पहनने के ढंग से रहने का शौक है। इस घर में कभी दंगा लड़ाई या मन मिटाव का छाया तक नहीं दिखाई दी। छोटे से गिरजे की तरह ईश्वरीय शांति यहाँ फैली रहती है और ये तीनों प्राणी मिशनरियों की तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे नजर आते थे। इन कमरों की कभी ऊंची आवाज़ उन्मत्त कह के विलासपूर्ण जीवन की गुनगुनाहट भी नहीं सुनाई पड़ती, पर यह शांति तूफान से पहले ही की थी। यह पता नहीं था कोई भी घटना इतने अप्रत्याशित रूप से सामने आएगी। इसका एहसास नहीं था। कुंती आत्मलीना थी। जब वह गुसलखाने में नहाने जाती तो वहाँ से निकलती तो अपने में लीन रहती। उसे इस बात का ज्ञान तक न होता कि कई खिड़कियों की आंखें उसे घूरती है या किसी दूसरे मकान की छत पर भी कोई हो सकता है। पता नहीं किस दिन चंद्रनाथ ने उसे ऐसी स्थिति में देख लिया कि तब से उसका कार्यक्रम ही बदल गया। पहले वह सुबह 7 बजे ही एक प्याला चाय पीकर और मुझे पिलाकर काम की तलाश में निकल जाता था और शाम गए लौटता था। खिड़की के पास उसके अटकाव को मैं तब जान पाया जब उसने 7 बजे के बजाय 10 बजे जाना शुरू किया। एक दिन जब वह मित्र मंडली में खुलकर बोला, यह अभी 3-4 महीने की पहले की बात है। हम 3-4 दोस्त यूं ही सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। शाम का समय था। सिविल लाइंस की सड़कों पर निर्द्वंद आदमी औरतों का सैलाब उमड़ आया था। वैसे समय बाद की मिस्र की क्रांति पर चल रही थी। मिशन कर्नल नासिर के संबंध में ऐसी बातें कर रहा था जैसे मिस्र में राजक्रांति की योजना कर्नल नासिर के साथ उसके बैठकर बनाई गई हो। इतने में एक सजी धजी महिला पास से गुजर गई और चंद्रनाथ ने शैतानी से लंबी आह भरी। वर्मा ने बड़ी हिकारत से चंद्रनाथ की इस हरकत को नामंजूर किया। यह बदतमीजी है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। चंद्रनाथ एकाएक तिलमिला उठा। मतलब क्या आपका? मैं अगर शरीफ ज़्यादा नहीं हूँ तो ये भी शरीफ ज़्यादिया नहीं है, समझे आप? ये लोग यही चाहते हैं कि कोई इन्हें देखे और फब्तियाँ कसे। इससे उनका अहम न संतुष्ट होता है और इन्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व होता है। यह बकवास है। वर्मा ने अपनी पेटी ऊपर सरकाते हुए कहा, सुंदर बनने और सुंदर दिखने की इच्छा किसमें नहीं होती।
इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया की सभी औरतें ऐसी औरतें जो अपने रूप को संवार कर रखती है वह चरित्रहीन है और वे अपनी निगाहों की मोहताज है। उन उनके पास उनके आदमी हैं, उनके रूप और यौवन को सराहने वाले मन और आंखें हैं। यही तो नहीं है चंद्रकांत, चंद्रकांत ने तेजी से कहा। यही उनके पास नहीं है। उनकी प्यास के लिए पानी नहीं है। वह और भी भभक उठा था। मैं पूछता हूँ, इन औरतों का काम क्या? भरे हुए घरों में यह रह नहीं सकती। शादी के पहले अलग घर पहले इनके दिमाग में मंडराते रहते हैं। शादी के बाद बच्चे पैदा करने में कतराती हैं। नौकरी इनसे हो नहीं सकती। घर का काम ये कर नहीं सकती। आखिर में करना क्या चाहती हैं? इनकी जिंदगियाँ किस लिए है? इनके सामने कौन सा आदर्श है जिसके लिए जीना चाहती हैं? जीने वाली बात बहुत सीधी है, बिशन ने कहा। हर आदमी जीना चाहता है। पेड़ों की छिपी हुई जड़ें तक जीना चाहती है। रही जिंदगी में आदर्श की बात, शो भाई जीने के लिए जीना छोटा आदर्श नहीं है। कहते कहते हंस पड़ा। बर्मा भीतर भीतर छटपटा रहा था। बिशन की हंसी ने उसका पारा और भी चढ़ा दिया। रुमाल से मुंह पोंछ कर बोला, मतलब तुम्हारा यह है कि ये सब औरतें बेकार की चीज़ रही है? इनके लिए वासना और यह ऐश्वर्य ही सब कुछ है, यानी ये चरित्रहीन है? जी, चंद्रनाथ ने व्यंग से कहा। एक एक बात कागज़ पर नोट कर लीजिए, तब बात कीजिए। यह कसूर उनका नहीं, तुम लोगों का है। तुम लोग भूखी आंखों का। बर्मा बोला तो चंद्रकांत बड़ी हिकारत से कहा, अभी अपने औरत की भूखी आंखें देखी नहीं है। एक बार देख लीजिएगा तो पसीना छूट जाएगा। पसीना, इनका यह श्रृंगार उस भूख की खामोश आवाज़ है। आखिर इस बनने ठनने का मतलब क्या है? ये औरत सिर्फ आदमी के लिए बनती संवरती है। क्या ज़रूरत है कि आप सच सवर कर शाम को ही निकले और ऐसी जगह में आए जहाँ हजारों निगाहें हों? उन्हें बेवक्त जाकर घरों में देखिए। मसली हुई साड़ियाँ, फीके होंठ, रूखे बाल। सौंदर्य प्रियता का यह मतलब नहीं कि शाम 4 बजे आपका वह जुनून जागे। बोलते बोलते चंद्रनाथ हकलाने लगा था। उसके मुंह से शब्द साफ नहीं निकल पा रहे थे। राह चलते हुए कुछ आदमियों का ध्यान इधर खींच आया। बर्मा बड़ी दपसट में फंस गया था। उसे इस तरह ऊंची आवाज़ में तर्क करना भी बुरा लग रहा था और वह चुप रह जाना उसे स्वीकार नहीं था। कॉफ़ी हाउस के पास चंद्रनाथ की बाँह पकड़ ले जाते हुए वह बोला, यहाँ सड़क पर मत चीखो। आओ बैठकर बातें होगी, आओ। बातचीत के उसी तूफान में हम लोग कॉफ़ी हाउस के एक मेज़ के इर्द गिर्द में बैठे। चंद्रनाथ सचमुच बहुत भरा हुआ था। वह तुम्हारी आदत है बर्मा। एक ना एक बात तुम ऐसी ज़रूर कर देते हो जिस पर गुस्सा आता है। सारी दुनिया की दीन ईमान, भल मन, साहत और अच्छाई का ठेका तुमने ज़बरदस्ती रख लिया है। तुम्हें दुनिया में सब आदमी बुरे नज़र आते हैं। तभी कॉफ़ी आ गई और बात बदल गई। चंद्रनाथ उसे फिर खींच लाया। हाँ बर्मा साहब, अब कहिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं यार, पर तुम्हारा यह रूप देखकर बुरा लगता है। और क्या है? बर्मा ने टालने के लहजे में कहा। मुझे ऐसी औरतों से चिढ़ है। ये खोखली है। इन्हें दुनिया के सिर्फ आदमी की बाहें चाहिए। मरी हुई आत्माएं की ये लाशें बदबू करती है। इन्होंने नौजवानों को रास्ते में उतार कर गंदी खाइयों में फेंक दिया। हताश और भटकते हुए आदमियों में बचे खुचे आदर्श और महत्वाकांक्षाएं तक इन सड़ी हुई औरतों ने छीन ली है। उन्हें गुमराह किया है। चंद्रनाथ का हाथ मेज पर काँप रहा था। चोट खा गया है भाई, लड़का चोट खा गया है। कहीं बिशन ने वातावरण हल्का करना चाहा।
पर चंद्रनाथ पर जैसे भूत सवार था। इस फब्दी को नकारते हुए वह वर्मा की ओर ताकते हुए बोला, और आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? उन्हें जाकर समझाइए जो 4 बजे से मेकअप करते करते शाम को 6 बजे तैयार होकर निकलती हैं। उनके प्रति श्रद्धा तब हो जब हम उन्हें खेत के काम करते देखें, इंजन को चलाते देखें, फैक्ट्रियों में खटते देखें, बिजली घरों में पसीना बहाते देखें। हम इन्हें काम में मशगूल देखे, रंगे हुए नाखून, पुते हुए होंठ, खुले हुए पेट और आँख में काजल की लकीरें। इस बात का बुलावा है, इन्हें श्रद्धा नहीं, सिर्फ वासना की नज़र से देखो। और आप मुझे नैतिकता की बात करते हैं? अपने दिमाग की खलल के कारण मैं हर बात को दार्शनिकता का पुट देकर गंभीर बना देने के लिए मजबूर हूँ। इस बीच मैं गूंगा था। अब एक सूत्र हाथ आया तो मैं बोल पड़ा। नैतिकता या सहज संयम व्यक्ति के हाथों से बाहर है। सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण के स्तर आदमी ने समाज के संदर्भ में बनाए हैं। और हमेशा की तरह मैं अपनी बात में उलझ गया। पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचता रहता हूँ, तब सब साफ साफ दिमाग में होता है और बोलते ही साफ बात उलझ जाती है। और मैं यह महसूस करता हूँ कि जो कहना चाहता हूँ वह नहीं कह पाता। ऐसे मौके पर बिसन नहीं चुकता। मेरी बात तो बड़ी व्यंग्यपूर्ण मुद्रा में सुनते हुए उसने कहा, हाँ भाई, अब गीता प्रवचन आरंभ हुआ है। अर्जुन सुनो। उसने चंद्रनाथ की बाँह हिलाकर मेरी ओर मुखातिब कर दिया। आप ही कहिए। चंद्रनाथ ने मुझसे कहा। ऐसे में मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है। वह चुप रहकर अपनी मजबूरी का बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करो, यह बर्दाश्त नहीं होता। अपने को बहुत संभालते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि बिशन की बात काटी। पहले मतलब समझा दीजिए, बाद में बात सुनाइएगा। बोलो बोलो। चंद्रनाथ बात करने के मूड में था। उसे बड़े साहस से फिर मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि सभी नैतिकताओं का जन्म समाज में हुआ है। नैतिकता की भावना की समाज ने दी है। व्यक्ति में घोर अनैतिकता है। बात तो मैंने कह दी, पर मैं इसे किस जगह फिट करना चाहता था या कौन सा निष्कर्ष निकालना चाहता था, यह मेरी समझ के बाहर था। आप कहना क्या चाहते हैं? विशन ने प्याले सरका कर मुझसे लोहा लेने के अंदाज में कहा। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि 4 दोस्त साहित्य या कला के बारे में बात कर रहे हों और आप उस गंभीरता से कहें, मुझे आलू की सब्ज़ी पसंद है। नैतिकता के ऊपर आखिर आप क्या प्रवचन देना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। उसका सिर किसी तरफ जोड़े, ये बेसिर पैर की बात हुई। अच्छा, पर्स निकालिए, आज का बिल पे कीजिए। मैं चुप ही बैठा। वर्मा जी से फिर बात शुरू कर दी। ये कह रहे थे कि जहाँ 4 आदमी होते हैं वहाँ सब पर लगाम लगी रहती है, पर अकेले में हर आदमी लगाम छुड़ा कर भाग खड़ा होता है। क्यों है ना वर्मा जी? वर्मा ने मेरी ओर ताकी। यह निष्कर्षवादी आदमी है, बिशन बोला। आप कह डालिए जो भी कहना हो। वर्मा साहब ने मेरी बात कह दी। मैंने कहा तो चंद्रनाथ ने पानी का घूंट लेते हुए मुंह बिगाड़ा। बोला, नैतिकता आदमी की अपनी चीज़ है, उसका समाज से कोई संबंध नहीं। आदमी नैतिक या अनैतिक होता है, पर पतित या महान होता है, समाज नहीं। लेकिन जीवन के सब अच्छे मूल्य जिनमें नैतिकता भी एक समाज है, समाज में जन्म लेते हैं। मैं अपनी बात साफ करना चाहता था। समूह के बोध के साथ ही अच्छी जिंदगी के लिए नियम बनाए गए। उन नियमों का उपयोग भी समूह में ही है। अकेले आदमी के लिए ये व्यर्थ है। जरूरी ही नहीं कि उनका मेरा मतलब मैं उलझ गया था। इसी को हरा लो भाई। बिशन ने मेरी ओर इशारा किया। हारेगा तो पे करेगा। शायद मेरी रूखी बात से उस सबका मन उचट चुका था।
चंद्रनाथ शांत हो चुका था और वर्मा संतुष्ट तो नहीं था, पर चुप जरूर था। बिशन के बराबर मजाक सूझ रहा था। मेज पर बड़ी बेमानी खामोशी सी छा गई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि यह बेकार की बहस और व्यर्थ की बातें कर पाएगी। चारों जने एक दूसरे से नहीं, अपने को असंतुष्ट नजर आ रहे थे। हमारी मंडली में अक्सर ऐसा होता था। चंद्रनाथ ऐसी बहसों के बाद बहुत घुटा घुटा महसूस करता था। उस दिन वह पूरे रास्ते गुमसुम सा घर तक आया। शायद उसे सुबह का इंतजार था। कुंती के घर की ओर चंद्रनाथ का आकर्षण बढ़ता गया। उस दिन वह चंद्रनाथ की हरकत और भी खुल गई। मैंने देखा वह डायरी लिखने लगा। एक दिन चोरी से मैंने उसकी डायरी निकाल कर पढ़ी। कुछ पन्नों में पहले ही लिखी इबारत थी, जिसमें खर्च इत्यादि का वृत्तांत था, पर कुछ कोड़े पन्नों के बाद जो लिखा था उसे पढ़कर रोमांच आ गया। साथ ही गुस्सा भी आया और दुख भी। 20-25 पृष्ठ निहायत ही गंदे वर्णों से भरे थे, जिनमें कुंती के अंग प्रत्यंग का विशद खाका खींचा गया था। कहीं मन की अकुलाहट थी तो कहीं खींच, लेकिन उसमें साफ साफ और खुलकर लिखा था। जो उपमाएं और प्रतीक उसमें इस्तेमाल किए गए थे वे किसी भी तरह रीति ग्रंथों की परंपरा से हटे नहीं थे। चंद्रनाथ के मन का उबाल, उसकी पाशविकी इच्छाओं के वे उद्गार सचमुच भयंकर थे। उस दिन से मुझे थोड़ा खौफ भी लगने लगा कि किसी भी आदमी का क्या पता, कहीं यह कुछ वैसा न कर डाले। इस शरीफ मोहल्ले में रहने लायक नहीं रह जाऊंगा। और तब ये निर्द्वंद भाव से कुंती के घर की ओर ताका करता है, जिसके पत्थर के खंभों की नक्काशी और तराश, फर्श पर रंग बिरंगे टाइल्स की डिजाइनें और बरामदे की कार्निस पर बने बेल बूटों से सामंती घराने का एहसास होता था। कुंती का पति अधिकतर समय घर से बाहर रहता था। फिनले की महीन धोती, काला चमकता हुआ पतली टो का बम जूता और चुन्नट पड़ा हुआ कुर्ता पहनकर निकल जाता था। वह शायद अपने किसी दोस्त के घर ही सारा समय गुजारता था। वह जुआ खेलने का शौकीन था और जब हार कर आता तो उंगलियों के बीच में सिगरेट दबाए मुट्ठी बांध कर बड़े लंबे लंबे कस खींचता। उसकी धोती की कांच ढीली होकर झूलती रहती। उसका सौतेला लड़का उन सब बातों की ओर से उदासीन था। कुंती निश्चिंत सी अपना दिन शुरू करती। वह आत्मलीना कुंती चंद्रकांत का एक कार्यक्रम बन गई थी। रोज सुबह 8 बजे के करीब वह गुसलखाने में जाती और 10-12 मिनट बाद नहा कर निकल जाती। उन्हीं भीगे कपड़ों में वह बरामदे में पड़े तख्त पर खड़ी होती और बड़े ही भूले भूले ढंग से बिल्कुल बेफिक्र होकर एक एक कपड़ा उतारती जाती। चंद्रनाथ सांस रोके वहीं खिड़की पर खड़ा होता। कपड़े उतार कर वह अपने अंग प्रत्यंग को बड़े चाव और गौर से देखती। बड़े इत्मीनान से वह तौलियों से पानी सुखा उसी अवस्था में भीतर श्रृंगार मेज पर चली जाती। चंद्रनाथ की एकाध बहुत ही गहरी सांसें सुनाई पड़ती। उसका अंग थिरकता होता। वह पैर बदल बदल कर खड़ा होता। सूखे गले को थूक निगल कर तर करता। जब कुंती अपने कपड़े पहनकर उस कमरे में ओझल नहीं हो जाती, उसके जाते ही हथेलियों से आंख रगड़ता, वैसे ही आंखें बूंद कर अपनी खाट पर आ गिरता। अनजाने ही कुंती उसके अस्तित्व की छाती पर जा रही थी। हमारे कमरे में जैसे वह हर समय उपस्थित रहती। कभी कभी लगता कि कुंती अपने घर में बड़ी उदास और क्लांत है, जैसे उसका अपना मुंह सी ही रखा है और अब उसने अपनी समस्त आत्मचेतना अपने शरीर पर केंद्रित कर रखी है। हर रोज नहाने के बाद अधिक आत्मलीन दिखाई पड़ती है, जैसे वह अपने शरीर के रोम रोम में पानी भर देती हो।
वह प्रतिदिन उत्सुकता से अपने विकास को निहारती हो। भले ही हल्के हाथ से वह शरीर पोंछती, तन के एक एक अंग को सहेज सहेज कर रखती। शायद उसका तन किसी की प्रतीक्षा में हो, शायद उसने किसी को वचन दिया हो कि यह ढलने नहीं पाएगा। मैं तन तन से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जैसा छोड़कर जा रहे हो वैसा ही पाओगे। एक रोम तक इधर उधर नहीं होगा। जिस तन्मयता और एकाग्र भाव से वह यह सब करती, उसमें न जाने ऐसी कौन सी बात थी कि मन छटपटाने लगता था। श्रृंगार मेज पर खड़ी होकर वह सारे शरीर पर पाउडर छिड़कती और एक एक मोड़ को ध्यान से देखती। कपड़े पहनते ही उसकी तन्मयता समाप्त हो जाती। वह एकदम कोई दूसरी औरत हो जाती। कभी कभी वह शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारते हुए 3-4 बालों को पकड़कर उनमें से एक तोड़कर पल भर देखती और फेंक देती। निश्चय ही वह सफ़ेद बाल होता होगा। सचमुच तब उसे इतनी ठेस लगती होगी। उस क्षण उसके मन में कैसी बेबसी व्याप्ति होगी। उसके मुंह पर क्या क्या भाव आते जाते होंगे, यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाता। शायद उसकी आंखों की कोड़ी गीली हो जाए हो या नहीं, या फिर बहुत गहरी सांस ही निकली हो, पर दीवारों की वह दूरी न उन भीगी आंखों को दिखने देती, न ही पीड़ा से भरी वह आवाज़ ही इस पार आ पाती थी। चंद्रकांत ने इधर बहुत अंतर आ गया। अनजाने ही वह कुंती के पति की आलोचना करने लगता। वह जुआरी है, सुबह से रात तक जुआ खेलता है और जाने कितने ऐब उसमें होंगे। पीता होगा, कभी पत्नी से ठीक से बात नहीं करते देखा। मुझे तो शक है वो यह उसकी बीवी है भी या नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैंने कहा। तो चंद्रनाथ के चेहरे पर बहसी चमक बिखर पड़ी। अपने हाथों से माथे के बाल झटकते हुए हटाते हुए बोला, मैं इस औरत को लेकर भाग जाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया। एक क्षण के बाद मैंने स्थिति को भांप लेने के लिए पूछा, कभी मिलना जुलना हुआ है कि बस यूं ही? मिलने जुलने की कौन सी ज़रूरत है, कहते हुआ उठकर टहलने लगा। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। न देखे पर मैं एक दिन इसे डाकुओं की तरह घर से उठा ले जाऊंगा। किसी औरत को यह हक नहीं कि वह अपनी ज़िंदगी यूं ही खराब कर दे। जो इसे पाना चाहिए उसे वह नकार दे। इससे तुम्हें क्या? वह क्या पाती है क्या नहीं, यह तुम्हारा मसला नहीं। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बेकार बातें हैं। मुझे तुम लोग सीख मत दिया करो। वह मुझे नहीं चाहेगी ना सही, वह मेरी नहीं होगी ना सही, पर जो मुझे चाहिए वह मैं लेकर रहूँगा। पुलिस में दे देगी बस। वह अपने से ही कह रहा था और उसके हाव भाव और चेष्टाओं में भीषण और सुंदर संकेत उभरते जा रहे थे। उससे ज़्यादा बात करने का मतलब होता है शालीनता की सीमा से बाहर चला जाना। अभी वह बहुत ही लगाम लगाकर बात कर रहा था। किस क्षण उसके भीतर की दबी हुई गंदगी फूट पड़ेगी, यह कहना कठिन था। फिर भी उसने बुदबुदाने की आवाज़ में मुझे बहुत ही अशोभन और कुत्सित बातें कह डाली, जो उसकी ज़बान से नहीं निकल पाई थी। वे हाथों के इशारे से प्रकट हो गई। दोनों मुट्ठियाँ बांधे और दांत भींचे हुए कठोर कदमों से कमरे में पागल जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी समस्त इंद्रियां केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, कुंती, हाड़ मांस की कुंती। उसकी कनपटियाँ रह रह कर तमक रही थी और बालों के नीचे माथे पर पसीने का गीलापन चमक रहा था। चक्कर काटते हुए जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती तो उसके व्यक्तित्व की भयानकता और भी बढ़ जाती। उस रात वह परेशान रहा। खाट पर पड़े पड़े उसकी नसें फटती रही और वह करवट बदलता रहा।
सुबह उसका चेहरा फूला फूला और मुख पर बेहद ही सूखापन था। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। नाखूनों की किनारियों की सफ़ेदी की लकीरें थी। लगता था कि वह किसी कस्बे सफ़र से लौटा है। मुंह धोने के बाद उसके चेहरे पर खुश्की बढ़ गई थी। बार बार वह जीभ फेरने और सूखे हुए होठों को तर कर रहा था। पैंट पर पेटी बांध कर वह 7 बजे से खिड़की पर खड़ा हो गया था। हाथ में पेंसिल ली थी जिसे वह ब्लेड से लगातार छीलता जा रहा था। घोर अकुलाहट से भरा वह दिन तो घटनाहीन बीत गया। उसके बाद और भी परेशान नजर आ गया। उसके शरीर की स्फूर्ति और आंखों की बुद्धिमत्तापूर्ण चमक लुप्त हो गई थी। उन आंखों में जैसे पशुता भरी मूढ़ता और जंगलीपन समा गया था। उसका चेहरा बिगड़ गया था। रात को वह गहरी नींद सोने का आदी था। वह नींद कहीं दूर उड़ गई। एकाएक चौंक कर वह जाग जाता। काफ़ी देर तक वह कमरे में चक्कर काटता रहता। अभी तक वो अपने कपड़े लापरवाही से इधर उधर अलमारी के कोने या बक्सों पर लटका या फेंक दिया करता था। अब वह कोने में रखे होल्डर की जेबों में रखे जाने लगे। वह अपने पहने हुए कपड़े बहुत ही एहतियात से छिपा कर रखता। रात में अचानक कभी उठता तो चोरों की तरह मुझ पर निगाह डालता। बड़े साथ कर कदम रखता। अपने बक्से के पास पहुंचता, आहिस्ता से उसे खोलता और पैजामे बदल कर फिर लेट जाता। पंजों के बल चलकर अपना पहना हुआ पैजामा कहीं इधर उधर संभाल कर रख दिया करता था। अपने कपड़े भी उसने मेरे धोबी को देना बंद कर दिए थे। एक अखबार में सारे कपड़े लपेट कर हर हफ्ते नई वॉशिंग कंपनी में दे आता। उसकी बातों की यही तेजी चाल की अलहड़ स्वाधीनता खो गई थी। सुबह खाट पर पड़े पड़े अंगड़ाइयाँ लेता सलथ और थके कदमों से उठकर इधर उधर की काम करता। इतवार के दिन अकस्मात कुंती के घर में कुछ हलचल दिखाई दी। चंद्रनाथ सुबह 7:30 बजे 9 बजे तक खिड़की के दरार से आंखें फाड़ कर देखता रहा। वह नहाने नहीं आई। धीरे धीरे जब एकदम हताश हो गया तो मेरे पास आकर बोला, सामने वाले घर में कोई बात हो गई। क्या बात हो सकती है? क्यों, वह नहीं आई आज क्या? मैंने पूछा तो उत्तर में चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर न कह दिया। आज उसका आदमी घर पर है शायद। मैंने बात कुरेदनी चाहिए। अपनी खिड़की के पल्ले खोलते हुए चंद्रनाथ बोला, शायद है, देखो आज ऊपर वाले कमरे भी बंद बड़े हैं, खिड़कियां तक नहीं खुली है। कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है वह बीमार हो। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुमने मुझे कुछ ऊंची आवाज़ से सुनी? मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर वाली गली में एक टैक्सी आकर रुकी। शायद किसी के जाने के लिए बुलाई गई हो। आधा घंटा रुक कर टैक्सी खाली वापस चली आई। उसका आदमी घर से निकला, टैक्सी वालों को खड़े होने के लिए कुछ पैसे देकर और तेजी से घर लौट गया था। चंद्रनाथ चिंतापूर्ण ढंग से सब बातें बता रहा था। एक बार ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की गई, पर उसके पति ने झटके से उसे बंद कर चटकनी लगा दी। आखिर खिड़की क्यों नहीं खोलने दी? अब मैं क्या बताऊं? कुछ खींचते हुए मैंने कहा। चंद्रनाथ ने मेरी खींच पर ध्यान न देते हुए बात जारी रखी। कुछ तेज बातें भी हुई। कुंती की आवाज़ मैंने सुनी, पर कह रही थी, वह क्या कह रही थी नहीं समझ पाया। कुछ बात जरूर है, कहकर चिंतातुर सा कमरे में चक्कर काटता रहा। हमारी यह बात तो हो ही रही थी। कुंती के घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बंद कमरे में उसकी और उसके पति की आवाज़ें गूंज रही थी। गिरजे सा शांत वह घर अचानक कोलाहल से भर गया था। अचानक कुंती ने
खिड़कियां खोलने की कोशिश की थी। तभी उसकी पति की आवाज़ सुनाई पड़ी। मोहल्ले वाले को सुनाना चाहती है? समझती है मेरी इज्जत खराब कर लेगी? हट हट यहाँ से। और खिड़की के बंद होते ही वह आवाज़ें फिर घुट गई थी, जैसे किसी ने तेज बजते रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर कुंती की एक भयंकर चीख सुनाई दी। अब उसकी काफ़ी ऊंची आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं नहीं रहूँगी। अभी तेरी पोल खोलूँगी। तेरी एक एक बात दुनिया को सुनाऊँगी। तेरी उसकी आवाज़ भर्राकर रुक गई। तुझे कौन रखता है? तू जा, चली जा, जहाँ जाना हो। पर शरीफ की बीवी है, शराफत से जा। अब शराफत का कौन सा सवाल रह गया? मैं नहीं समझती थी कि तू इतना जलील है। तू औरतों पर हाथ उठा सकता है। वह चीखी थी। चंद्रनाथ के नथुने फुलाए थे। वह अपनी जगह खड़ा खड़ा कसमसा रहा था। उसके चेहरे पर खून छलछला आया था। उस शरीर के साथ ऐसी बेरहमी, उस संगमरमर के शरीर में से कोई इस जंगलीपन से पेश आ सकता है? उफ, न जाने कहाँ कहाँ पर मारा होगा उसने। जिस तन से किरणें फूटती है, जो बदन अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है, उसके पोर पोर से को धीरे धीरे छूने के लिए मन ललकाता है, जिसे बाहों में घेर कर बेसुध हो जाने को मन करता है। वह अकेले सा शरीर, उस पर कितना अत्याचार, ऐसी अमानुषिकता अपनी आस्तीन चढ़ाए हुए बोला। वह चल कर देखे जरा उस बदमाश को। हम जाकर क्या कर लेंगे? हमारे दरवाजे हैं। मैंने जवाब दिया। दरवाजे बंद हैं। मैंने जवाब दिया। दरवाज़ा तोड़कर नहीं घुसा जा सकता है। आओ, वह बोला। नादानी नहीं करते, समझे? यह उनकी वापसी लड़ाई है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वह उस आदमी की गोद में सिर छिपा लेगी और वही आदमी उसे प्यार करेगा, समझे? मैंने कहा तो चंद्रकांत को बहुत बुरा लगा। वह मेरे कथन की चित्रात्मक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने भींचे हुए होठों से लगता था कि यदि कुंती ने उस आदमी की गोद में सिर छिपा लिया और उसने कुंती को भी फिर प्यार किया, तो अब चंद्रनाथ नहीं करने देगा। वह कुंती को उसकी गोद से निकालकर फेंक देगा। वह उन्हें साथ नहीं रहने देगा। वह उस पर अब किसी का अधिकार सहन नहीं कर पाएगा। उस शरीर पर किसी का कैसा भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उस क्षण कुछ सोचने के बाद धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, होने दो लड़ाई, खूब होने दो, यहाँ तक कि वह उसे घर से निकाल दे। फिर वह जहाँ भी जाएगी मैं साथ जाऊँगा और उसे लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा। वह अगर किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहेगी तो नहीं जाने दूँगा। और उसी पागलपन की सनक में मैं अपना सूटकेस संभालने लगा। मुझे तैयार रहना चाहिए। क्या बच्चों की तरह हरकत करते हो? जानते नहीं हो, ऊंचे घराने के बिगड़े हुए आदमी का घर। मैं उसे समझाना चाहता था, अगर ये लड़कर अलग भी होंगे तो बड़े कायदे से। पति घर में बैठा बैठा देखता रहेगा। कुंती अपना सामान तैयार करेगी, अपनी मांग में चलते समय सिंदूर भरेगी, श्रृंगार करेगी। उसका पति उसे रुपये देगा। हो सकता है वह गुस्से में रुपये न ले। फिर टैक्सी आएगी, एक नौकर साथ जाकर उसे घर तक छोड़ आएगा और उसके बाद वो बगैर एक दूसरे को रोए हुए एक कदम अलग अलग हो जाएंगे। न वह आएगी न वो बुलाएगा। उसकी ओर देखकर मैंने बात पूरी की। पहले जो टैक्सी आई थी वह इसलिए आई होगी। मैं कह ही रहा था कि कुंती के पति नीचे बरामदे में दिखाई दिए। उसके कपड़े मलगूजे अस्त व्यस्त थे। तेजी से वह इधर वाले दरवाजे पर आया और खोलकर बाहर गली में निकल गया। चलने से पहले उसने दरवाजे पर ताला लगाया और गुस्से से गली पार करके सड़क की
ओर मुड़ गया, सड़क की ओर मुड़ गया। वैसे वह कभी भी इस पीछे वाले दरवाजे से नहीं जाता, पर मुंह बचाकर निकल जाना चाहता था। 10 मिनट बाद टैक्सी फिर आई गली के नुक्कड़ पर। उसे रोककर वह धड़धड़ाता हुआ आया, ताला खोलकर भीतर गया। भीतर पहुंचते उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। बेहद गुस्से में था। दौरा दौरा ऊपर गया। एक क्षण कुंती को बाह में घसीटता हुआ लाया और चीखा, जो भी तेरा सामान हो उठा ले और मुंह काला कर। कुंती बाल बिखेरे गुस्से में भरी चुपचाप देखती रही। चंद्रनाथ कब उतर कर नीचे गली में चला गया यह भी नहीं जान पाया। वह गली में तेज कदमों से चक्कर काट रहा था। हर क्षण ऐसा लगता था कि वह कभी तूफान की तरह कुंती के घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेगा, किस तरह पेश आएगा, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुंती चीखी, यह घर मेरा है, इसकी ईंट ईंट मेरी है, तू चला जा यहाँ से, और फिर कभी इधर कदम रखने की जरूरत नहीं है। दांत पीसकर उसका पति पास पड़ी एक लकड़ी से उस पर वार करते हुए चीखा, बड़ी आई है मकान वाली, निकल जा यहाँ से। एक तिनका भी तेरा नहीं है, मैं इसे बेचूंगा, रेहन रखूंगा, इसे खंडहर कर दूंगा, तुझसे मतलब, चली जा यहाँ से। और फिर जो दृश्य सामने आया वह भीषण था। पागलों की तरह रोती हुई कुंती चीखी, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं है, तिनका भी नहीं है। वह आदमी उसे मारता हुआ चीख रहा था। बड़ी कातर आवाज़ में कुंती रो पड़ी, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सब बिगाड़ दे, तेरा सब कुछ छोड़ जाऊंगा, सब छोड़ जाऊंगी, छोड़ जा, सब उतार कर रख दे, एक एक चीज़ उतार दे। और कुंती ने एक एक जेवर उतार कर आंगन में फेंक दिया। चलने के लिए जो चप्पल पैर में डाली थी वह भी झटक कर एक ओर फेंक दी। वह होंठ चबाता हुआ सब देख रहा था। कुंती शरीर की एक एक चीज़ उतार कर फेंकती जा रही थी। कांच की चूड़ियाँ टुकड़े टुकड़े होकर आंगन में बिखर गए। वह सचमुच पागलपन की सीमा तक पहुंच गया था। बस एक ही बात मुंह से निकलती थी, सब उतार दे, सब उतार दे। और उत्तर में अपने बदन की एक एक चीज़ फेंकती हुई कुंती चीख रही थी, ले ले तेरी एक चीज़ जो इस बदन पर रहने दूँ। इतनी चीख पुकार और भयंकर वातावरण के बीच बड़ी ही मनहूस बेपर्दगी छासी लगती थी। मैं हतबुद्धि से खड़ा गली में चंद्रनाथ भैंसियों की तरह चक्कर काटता हुआ लगातार घूम रहा था। उसके कदमों में गली गूंज रही थी, उस पर गूंज में दहशत भरी थी। कहीं कोई खून न हो जाए, कहीं कोई खून न हो जाए। अब कुंती दरवाजे के बाहर पैर रखने ही वाली है और चौखट के बाहर कदम रखते ही चंद्रनाथ उसे बाज की तरह दबोच लेगा। देहरी से बाहर आते ही उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। यही तो वह चाह रहा था। चंद्रनाथ, हो सकता है चंद्रनाथ और कुंती दोनों ही उसके पति के हाथों मारा जाए। इस पर खून सवार है और चंद्रनाथ पर पाशविक वासना। मैं तुम्हें नंगा करके निकालूंगा। कुंती का पति क्रोध से कांपता हुआ चीख रहा था, तू मुझे जलील करना चाहती है? तुझे जलीलों की तरह गली में ना निकाला तो अपने बाप का नहीं। उतार साड़ी, ये तेरे बाप की नहीं, बाप ने दी है, ये तेरे बाप ने दी है। उतार साड़ी, निकल। अब कुंती का पैर चौखट पर पड़ा था। अब एक कदम भीतर उसके बाल बिखरे हुए उस संगमरमरी शरीर पर सिर्फ एक साड़ी है। वह अपनी बाहें छाती पर भींचे हुए है। एक और साड़ी खुलकर लटक गई है और उसकी चोट खाई पिंडलियाँ गाजर के गुदों की तरह चमक रही है। चंद्रनाथ लपक कर कुछ कदम आगे बढ़ गया।
वह चीते की तरह उछलकर झपटना ही चाहता था कि ठिठक गया। कुंती के कदम अपनी देहरी पर अटक गए और बुरी तरह से काँप गई और बदहवास सी चारों ओर देख रही थी। उसने छाती पर अपनी बाहें और भी कड़ी कर ली और पैर के फूटे हुए अंगूठे से खून बह रहा था। क्रोध के आवेश में उसके पति ने उसे एक धक्का दिया और अटकता हुआ पैर संभालती हुआ हाथों के बल जमीन पर आ गिरी। साड़ी का एक पल्ला सड़क गया। उसका आधा शरीर नंगा हो गया। चंद्रनाथ पत्थर की मूरत की तरह निश्चल खड़ा आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके पैर जड़ हो गए थे। कुंती संभाल कर एक क्षण उठी और गली में उतर गई। लपक कर उसके पति ने घसीटती हुई साड़ी का पल्ला पैर से दबा दिया और चिल्लाया, इसे भी उतार के जा, इसे भी। कुंती ने आग उगलती हुई आंखों से उसे ताका। उतार दूं? उतार दे, चली जा। दोनों पसीने से लथपथ आग में जलते हुए काँप रहे थे। चंद्रकांत को काठ मार गया था। वह एक क्षण बाद कुंती के कमरे से साड़ी खोलकर वहीं छोड़ दी और भयानक चीख मारकर वहीं घुटनों में अपना मुंह छाती में दबाकर निस्तब्ध हो गई। उसके बाले आगे पीछे बिखर गए। संगमरमर सा वह शरीर एकदम अनावृत था। सिर्फ कुंती की भयंकर पुकारे और दिल को चिढ़ता हुआ रोने का स्वर सुनाई पड़ रहा था। चंद्रनाथ बाज की तरह झपटा। यह क्या किया? उसने तत्काल अपनी कमीज उतारकर उसके सिर और नंगी टांगों पर डाल दी। उसके हाथ बेतरह काँप रहे थे, जैसे कुंती के शरीर का स्पर्श होते ही झुलस जाएंगे। वह कमीज भी ठीक से अपने तन पर नहीं रख पा रहा था। न जाने कैसे आग की लपटें उसके तन से फूट रही थी। चंद्रनाथ चौंक चौंक कर अलग हो जाता। उस बदहवासी में मैंने पास पड़ी खाट की दरी खिड़की के नीचे फेंक दी। चंद्रनाथ थरथराता हुआ हकला कर बोल रहा था, इसे ढक लो, इसे ढक लो। और वह पागलों की तरह कुंती जोर जोर से सिर हिलाकर नहीं नहीं करती जा रही थी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, इससे ढक लो। कहते हुए चंद्रनाथ ने वह दरी उसके ऊपर में डाल दी। झटके से कुंती ने उसे फेंक दिया। मैं उतर कर नीचे पहुँच गया। गली में बढ़ती हुई भीड़ देखकर चंद्रनाथ के हाथ पैर फूल आए। तू हट जा, तू हट जा, कुंती जोर जोर से चीखी। चंद्रनाथ की समझ में सब बाहर हो गया। बुरी तरह छटपटाता हुआ बोला, माँ, तुझे अपने बेटे की कसम, ढक ले माँ। और कोई रिश्ता उसकी समझ में नहीं आया। यही तो आखिरी रिश्ता रह गया जाता था, जिसमें गैर भी अपना हो जाता है। उस दरी से ढककर उसने कुंती को गठरी की तरह उठाकर दरवाजे के भीतर लुढ़का दिया। बाहर से शकल चढ़ाकर वह विक्षिप्त की तरह दौड़ा हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की की चटकनी लगाकर मुर्दे की तरह खाट पर पड़ा रहा। पड़ा वह घंटों रोता रहा। बहुत मनाया पर चुप न हुआ। उस दिन से बात बात पर उसकी आंखें भर आती। उसकी आंखों में हर तरह बादल मंडराते रहते। न मजाक सह पाता न हंसी। बात बात में रो पड़ता। मुझसे कहता है, कमरा बदलो, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। ये थी एक आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। फिर ऐसे ही कहानी के साथ मिलूँगी। मैं चंदा श्रीवास्तव। नमस्कार।